एनर्जेटिक? ऐसे ना बोलेंगे आर यू एक्साइटेड? ऐसे करते फिर ऐसे बोल बोल के नीचे उतर जाते हैं। 2 जगह में सेमिनार में गए, बस चालू हो गई आर यू एक्साइटेड, नागपुर में और जबलपुर में। तो मैंने बोला ऐसा करते हैं आप मेरे को एक्साइटेड करो, मैं आपको करती हूँ। थैंक यू, आप लोगों में बहुत जोश और जुनून है, बहुत खुशी होती है आप सबको देख के। इतनी खुशी तो मुझे अपने बच्चों को देख के भी नहीं होती जितनी आपको होती है। इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा एनवायरनमेंट कहीं नहीं मिल सकता जितना ड्यू सॉफ्ट में मिलता है। एक औरत की जो दौड़ होती है ना, वो घर की 4 दीवारी में नहीं होती ज्यादातर। यस, पर ड्यू सॉफ्ट में आके सभी औरतों को अपनी 4 दीवारी से बाहर निकल के अपना हुनर दिखाने का एक मौका मिलता है। और मैं देख रही हूँ कि एक साइड में पूरी औरतें ही बैठी हुई हैं। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब हमने ज्वाइन किया था तो गिनी चुने हम 4-5 औरतें ही होती थी सेमिनार में। एक मैडम होती थी साधना मैडम, मैं होती थी, सुनीता अत्री मैडम होती थी और 1-2 और होते थे, बाकी सब आदमी होते थे। तो कई बार मुझे ऐसा लगता था कि हम लोग कहीं गलती तो नहीं कर रहे थे सेमिनार में आके। पर आज मुझे लगता है कि अगर हम लोग उस टाइम नहीं आते सेमिनार में तो आज ये औरतों का काफिला नहीं तैयार होता। आज से 19 साल पहले हमने शुरुआत की थी ड्यू सॉफ्ट की। जैसे कि संजय चौधरी सर आपको बता ही चुके हैं पहले कि सर कैसे होते थे, काले काले और बदबू आती थी। अच्छा हुआ आज पहले ही किसी ने बता दिया कि ऐसे होते थे, नहीं तो अक्सर कई लोगों को लगता है कि मैडम तो ऐसे अपने हस्बैंड की तारीफ कर रही है। यस, सर का जो काम था उसमें काला पीला होना तो तय ही था, क्योंकि डीजल मैकेनिक का काम करते गाड़ी के नीचे लेट के तो गोरे तो हो नहीं सकते। यस, शादी करके जब मैं बड़ौदा आई उनके साथ हिमाचल से, तो सर डीजल मैकेनिक का काम करते थे। सुबह चले जाते थे, शाम को आते थे, कपड़े भी काले, हाथ भी काले, बाकी सब भी काला काले नजर आता था, बाल बाल सब। बड़ी स्मेल भी आती थी कपड़ों में से। तो मैं उनको बोलती थी कि आपको यही काम लगे ना करने के लिए, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो शक्ल सूरत है, आप में जो जैसे सर ने बोला कि बहुत, मुझे किसी ने बोला कि बहुत होशियार है, होशियारी भी है, फिर आप यही काम क्यों करते हैं? सर ने कहा मेरे पास यही काम आया, सामने मैंने यही कर लिया, अब दूसरा काम नहीं आया तो मैं क्या करूं? मैंने यही सीखा तो यही करूंगा। मैं हमेशा सुबह शाम भगवान से एक ही प्रार्थना करती थी कि मेरे हस्बैंड में इतनी क्वालिटी है कि वो दूसरा कुछ कर सकते हैं। ये वाला काम उनको सूट नहीं करता, मुझे दूसरा काम चाहिए, कोई अच्छा वाला, जिसमें उनकी नॉलेज भी बाहर निकल के आए, उनकी पर्सनैलिटी भी, लोग उनको जाने। क्योंकि उस बिजनेस में क्या था, सुबह चले जाएंगे, शाम को आएंगे, तो पहचान कितने लोगों से होगी? जिन लोगों की गाड़ी का काम करते हैं उन्हीं से पहचान होगी, दूसरा तो कोई जान नहीं सकता है ना। उनको अच्छी अच्छी बातें और स्टोरी सुनाना पहले से आदत थी। कभी भी उनको मौका मिलता था ना, अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाते थे मुझे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, बड़ी बड़ी। पर उनके बिजनेस को उनकी बातें सूट नहीं करती थी, क्योंकि बिजनेस कुछ और था, बातें कुछ और थी, कथनी और करनी में फर्क था। तो मेरी प्रार्थना रहती थी कि भगवान कोई अच्छा वाला काम दिला दो कि ये वाला काम छूट जाए, कम से कम वो हाथ पैर जो काले पीले होते हैं। और आपको पता होगा कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है।
कुदरती मेरी तबीयत खराब हुई। मेरी केयर करने वाला बड़ौदा में कोई नहीं था, बच्चा छोटा था साहिल। सर तो चले जाते थे, सुबह शाम को आते थे, लेट नाइट, तो केयर कौन करे। बैंक बैलेंस भी खत्म हो गया, इतनी दवाई खिलाई उन्होंने मुझे, इतना इलाज करवाया, पर मैं ठीक ही नहीं हुई। फिर मैंने इनको बोला आप ऐसा करो, मुझे घर छोड़ दो, मैं घर पे रहूंगी तो मम्मी पापा मेरी केयर भी कर लेंगे और बच्चा भी संभल जाएगा, और बैंक बैलेंस खत्म था तो यहाँ पे खर्चा भी कैसे हो सकता है। मम्मी पापा के पास रहूंगी तो कुछ भी करके मेरा इलाज करवा देंगे। इन्होंने मुझे हिमाचल छोड़ दिया और वापस गुजरात आ गए। 3 महीने मैंने वहां पे दवाई का कोर्स किया। उसके बावजूद भी मुझे बड़ी मुश्किल से 20% जैसा मुझे फर्क अपनी बॉडी में महसूस हुआ कि मुझे कुछ अच्छा हो रहा है। तो मैं अपने मम्मी पापा के पास मिलने गई। वहां पे मेरी मौसी ने मुझे ड्यू सॉफ्ट का प्लान दिखाया। मुझे उन्होंने कहा कि तुम गुजरात में रहते हो, तुम ये काम कर सकते हो, क्योंकि गुजरात बहुत बड़ी सिटी है। वहां पे बड़ौदा में आप जहां रहते हो, आप बहुत सारे लोगों को भी जानते होंगे, आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। मैंने प्लान देखा, मुझे प्लान अच्छा लगा और मैंने भगवान से मन ही मन प्रार्थना की कि भगवान, शुक्रिया अदा किया उनका कि ये वही वाला काम है जो मैं चाहती थी। मोबाइल फोन होता नहीं था किसी के पास, तो एसटीडी से मैंने सर को फोन किया कि आप जल्दी जल्दी आइए, मुझे आपसे मिलना है क्योंकि मेरी तबीयत बड़ी खराब है। क्योंकि मुझे पता था कि एक बंदा जब एक बिजनेस को 6 से 7 साल से कर रहा है, खुद की एक गैरेज बनाई हुई है, उन्होंने खुद का एक बिजनेस है, उनका नौकर चाकर भी रखे हुए हैं, उनका काम धंधा अच्छा चलता है, क्यों कोई छोड़ के दूसरे बिजनेस में आएगा? छोड़ना आसान नहीं है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं काम के बारे में बोलूंगी तो वो नहीं आएंगे। मैंने बोला कि मैं मरने वाली हूँ, मेरे को एक बड़ी खराब है, वापिस आओ जल्दी। अबे सर को भी लगा, क्योंकि मैं जब गुजरात से गई थी मेरी तबीयत वाकई बड़ी खराब थी, उनको भी ऐसा लगा कि शायद ज्यादा बीमार हो गई है। तीसरे ही दिन ये वापिस आ गए और आते ही मैंने ड्यू सॉफ्ट का प्लान दिखाया। प्लान देख के मुझे बोलते हैं कि पहले ये बता कि तू दवाई खा रही है ठीक होने के लिए कि पागल होने के लिए? मैंने बोला क्यों, कोई खराबी है क्या प्लान में? ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 लोगों को ज्वाइन करा 6 लाख महीने का आता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बोला सब हो सकता है, बहुत सारे लोग कमाते हैं, आपको पता नहीं है। मुझे बोलते कौन लोग कमाते हैं? मैंने बोला मैं आपको मिलवाऊंगी उनसे। तो मैंने उनको अपनी अपलाइन से मिलवाया। अपलाइन से मिलाया तो मैंने उनको बोला कि सर आप खुद ही इनको प्लान दिखाइए, क्योंकि ये मेरी बात नहीं मान रहे, मेरे ऊपर इनको यकीन नहीं आ रहा कि 2 लोगों को ज्वाइन करने से 6 लाख महीने का आता है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं प्लान दिखाऊंगा, सर आप देखिए प्लान। ये प्लान देखने बैठ गया, फिर गाय ओढ़ के सो गई। मुझे पता है कि आप उनकी बात को जरूर मानेंगे। मुझे बोलते हैं खुद मेरे को प्लान दिखा के खुद सो गई, मैं क्यों उनकी बात सुनूं? मैंने बोला नहीं, आप उनकी बात सुनिए, जब आपको ऐसा लगे कि ये गलत बोल रहे तब मेरे को उठा देना, क्योंकि मेरी तबीयत बड़ी खराब है। उन्होंने प्लान दिखाया, उनका प्लान देख के इनका विजन क्लियर हुआ और इन्होंने ड्यू सॉफ्ट करने के लिए हाँ बोल दी। वहां से ज्वाइन करके हम लोग बड़ौदा आए और यहाँ पे मैं इनको रोज बोलती अब आप ना गैरेज का काम नहीं करेंगे, आप ड्यू सॉफ्ट ही करेंगे, जल्दी तैयार होके और प्लान करिए। मुझे बोलते हाँ ठीक है ठीक है, घर से तैयार होके जाए, उधर गैरेज का काम करें, शाम को फिर से वो अच्छे वाले कपड़े पहन के जो गए उधर हाथ मुंह धो के अच्छे से वही कपड़े पहन के घर पे वापस आ रहे हैं। मुझे लगा कि बंदा गया कुछ करके आएगा, पर बंदा तो कुछ करके ही नहीं आया। जब मैं पूछूंगी कितने प्लान दिखाए, किसको किसको प्लान दिखाया, और तो छोड़ना, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि सर आप ये कौन सी लाइन में आ गए,
आपका तो अच्छा काम चलता है, फिर आप अपना काम छोड़ के दूसरे काम में क्यों आ रहे हैं? सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे ताने देते हैं, मैं नहीं करने वाला। अब मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैं ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। सब लोग बोलते हैं ना, औरतों में 365 चरित्र होते हैं, चाहे तो रंक को राजा बना दे, चाहे तो राजा को रंक बना दे। और मुझे तो भाई अपने हस्बैंड को राजा बनाना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने सर को बोला कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं? ये कोई क्वेश्चन है? तो प्यार करता ही है मुझे। नहीं, आप मुझे कितना प्यार करते हैं? बोले बहुत सारा। मैंने बोला खाली बहुत सारा प्यार करने से पेट नहीं भरता है, कुछ करके दिखाएंगे तो ही सूट करेगा आपका प्यार मुझे। सर ने बोला तू चाहती क्या है यार? उधर लोग मुझे ताने देते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, और तू घर पे आके तू मेरी बात लगा के रखती है, क्या है? मैंने बोला एक ही काम करना, ड्यू सॉफ्ट गैरेज बंद कर दो, ताला लगा दो और 1 साल का टाइम दे दो। अगर 1 साल के अंदर आप कुछ नहीं कर पाए, आप जो करते हैं जिंदगी भर वही करना, मैं आपको जिंदगी में कभी नहीं बोलूंगी। सिर्फ 1 साल का टाइम। सर ने कहा ठीक है डन, मैं 1 ही साल करूंगा। अगर मेरे से नहीं हुआ कुछ, जब कोई लोग मेरे साथ ज्वाइन नहीं हुए, तो मैं फिर से अपनी गैरेज पे बैठ जाऊंगा। मैंने बोला ठीक है, पर जी जान से मेहनत करना, दिल लगा के, ईमानदारी से। आप जहां से कुछ और बोल के जाए और बाहर जाके कुछ और करें, वो नहीं चलेगा। उस टाइम मैंने डील डन करवाई सर से और काम पे लगा। जब गैरेज बंद की तो पैसे आना बंद हो गए। ये तो होना ही था, क्योंकि दुकान खोलेंगे तो पैसे आएंगे ना। दुकान बंद है तो कौन आएगा वहां पे? जो बैंक बैलेंस था वो भी खत्म हो गया। अब खाने को आटा नहीं घर में, बच्चा छोटा है, उसको दूध भी चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें, घर की जरूरतें बहुत सारी होती है, सब कुछ चाहिए। पैसों की इतनी तंगी आ गई, मुझे कहते हैं कि आप ऐसा करो, तुम ना हिमाचल चल जा फिर से, जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, कुछ कर लूंगा, अच्छा बैंक बैलेंस बना लूंगा, तब तू वापिस आ जाना। मैंने कहा फिर वो हिस्ट्री में मेरा नाम कहां पे आएगा? क्योंकि अब संघर्ष के दिन है, दुख के दिन है, तकलीफ के दिन है। अब मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी, मेरा तो गुजारा हो जाएगा घर पे जाके। आप कहां रहेंगे? आप क्या करेंगे? और मुझे इतना विश्वास है कि आप तो एक ना एक दिन काबिल इंसान जरूर बनेंगे, पर उस डायरी में मेरा कभी नाम नहीं आएगा। जो संघर्ष भरी लाइफ में जो नाम होता है वो मेरा कभी नहीं आएगा। आप जहां रहेंगे मैं वहीं रहूंगी, हम साथ मिलकर काम करेंगे। तब से सर ने डिसाइड किया, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, बहुत मेहनत की। लोगों के तो बोलते ना, आज एंट्री डालते हैं, दूसरे दिन देखने लग जाते हैं कितने का चेक बना। हमें 1.5 साल कुछ नहीं आया था, 1.5 साल तक कुछ भी नहीं आया था। 1.5 साल के बाद पहला चेक बना था 5,000 रुपए का, और वो 5,000 रुपए हमारे लिए आज के 5 लाख के बराबर। अब करने जाते थे तो मकान मालिक बोलते हैं कि तुम लोग ड्यू सॉफ्ट का काम करते हो ना, घर खाली कर दो, तुम इस घर में नहीं रह सकते। हमें कोई बात नहीं, जहां इतनी सारी तकलीफ आ रही है, ये भी सही, घर खाली किया, दूसरी जगह घर ले लिया, अच्छा वाला, उससे भी अच्छा लगे। वहां से काम स्टार्ट किया। पैदल चलते थे, साइकिल नहीं थी, ना स्कूटर था, ना कोई कार, कुछ भी नहीं था। पैदल चल चल के प्लान करते थे। आज का बच्चा अगर कॉलेज जाने लग जाए ना, तो मम्मी पापा को बोलने लगा था पहले से बाइक चाहिए, कॉलेज कल से स्टार्ट हो रहा है। यस, पैदल चल के प्लान करते थे, दिन भर काम करते थे। खाने के लिए खाना तो होता है, कई बार सब्जी नहीं होती, तो कई बार रोटी नहीं होती थी, तो घर से ऐसे 2 रोटी ऐसे जेब में डाल के लेके जाते थे। मुझे आज भी याद है, टिफिन लेके जाते थे, जब मैं टिफिन में खाना डालती थी तो मुझे बोलते यार टिफिन सामने दिखेगा ना, तो अपने साथ और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, शायद वो भी भूखे होते हैं। जब मैं टिफिन खोलूंगा तो किसी के हिस्से में एक टुकड़ा भी नहीं आएगा। तो लिफाफे में
रोटियां डाल के ऐसे जेब में डाल के लेके जाते थे कि जब भी मौका मिला कहीं भूख लगी तो साइड में होके रोटी के अंदर एक केला रख के वो सब्जी समझ के खा लेते थे। इतना संघर्ष है लाइफ में। कई लोगों को ऐसा लगता होगा ना कि अभी सर सफाई है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, ईश्वर की दया से इतनी मेहनत की है, आप सब लोगों ने साथ दिया है, टीम इतनी अच्छी है, तो यहां तक तो पहुंचना ही था। पर जो पीछे की जो लाइफ है, जो जी है ना हमने, वो आज का बच्चा नहीं जी सकता। अगर हस्बैंड की अगर नौकरी छूट जाए ना, उसका काम धंधा बंद हो जाए तो औरतें छोड़ के दूसरे के पास चली जाती हैं। थैंक्स करना चाहती हूँ सिस्टम का, जिसने हम सब लोगों को जोड़ के रखा है। एक संस्कार भी हमारे अंदर पैदा होते हैं जब हम काम करते हैं। एक दूसरे को देख देख के हम कितना सीखते हैं कि इन लोगों ने एक दूसरे का साथ निभा के यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हम भी क्यों नहीं करें। सीखते हैं। यस, लड़कियों के लिए बहुत बड़ी मिसाल है ड्यू सॉफ्ट। क्यों? क्योंकि लड़कियां एक लड़की, पता क्या, एक लड़की जाती है इंटरव्यू देने के लिए, तो सामने वाले ने उनको पूछा कि आप जॉब क्यों करना चाहती हैं। उन्होंने सीधे और साफ लफ्जों में कहा कि सर मुझे मेरा घर बनाना है। वो सामने देखने लग गया इंटरव्यूअर जो ले रहा था कि तुम्हें अपना घर क्यों बनाना है। बोलते सर अब मेरी शादी हो गई, ससुराल में रहती हूँ तो मेरी सास मेरे साथ झगड़ा करती है और बोलती है जा अपने माँ बाप के घर पे। अब जब अपनी माँ के घर पे जाती हूँ तो मेरी माँ मुझे समझा देती है प्यार से कि बेटा अब ससुराल ही तुम्हारा घर है, तुम वहीं रहो, ना मायका मेरा है ना ससुराल मेरा है। तो मुझे समझ नहीं आती कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो मुझे जॉब इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे मेरा घर बनाना है। भगवान ना करे कि किसी लड़की के ऊपर, किसी औरत के ऊपर ऐसी नौबत आए कि उसे खुद का एक अलग घर बनाना पड़े, सब साथ में मिलके रहें। पर कभी अगर ऐसी नौबत आ जाती है तो ड्यू सॉफ्ट में काम करने वाली लड़की जो काम कर रही, मेहनत कर रही, जिसकी इनकम आ रही है ना, उसके पास है ना, वो कभी ये नहीं सोचेगी कि मुझे अपना घर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। वो ये डिसीजन लेगी कि मुझे मेरा घर बनाना चाहिए। पैसा, जैसे सर ने बोला ना कि पैसा अगर पास में नहीं होता ना, कोई कदर नहीं करता है। पैसे के बिना कुछ भी नहीं है दुनिया में। हम कहते हैं कि पैसा भगवान नहीं है, कि पैसे को ज्यादा अहमियत भी देनी चाहिए, पर बिना पैसे के आप बताओ कि कुछ हो सकता है? आप यहाँ पे आए तो पैसा पे करके आए ना। बिना पैसे के आप अंदर हॉल में बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। अगर कोई बीमार है, उसको दवाई लेने की गोली भी लेनी है उसको, तो भी उसको 2-3 रुपए 5 रुपए पे करना पड़ेंगे तो एक गोली ले सकता अपने दुख को दूर करने के लिए। बिना पैसे के कुछ नहीं मिलता है। एक बार क्या होता है, महात्मा गांधी जी के एक फ्रेंड है, एक झूठे केस में फंस जाते हैं तो उनको जेल हो जाती है। उन्होंने महात्मा गांधी जी को एज ए एडवोकेट हायर किया अपने लिए कि आप मेरा केस लड़िए, मैं झूठे केस में फंस गया हूं और मैं छूट नहीं पा रहा। महात्मा गांधी जी ने उनका केस लड़ा और केस जीत गए और उनकी सजा माफ हो गई। और जैसे वो बाहर आए, उन्होंने थैंक्स किया, बोले बापूजी अगर आपने वकालत नहीं की होती, आपके जैसे अगर महान इंसान इस दुनिया में नहीं होते तो हम जैसे निर्दोष लोगों की वकालत कौन लड़ता, कौन हमें बाहर निकालता। तो गांधी जी ने बड़े साफ शब्दों में धीरे से कहा कि बेटा जिंदगी में ना एक बात याद रखना, जब मैं नहीं रहूंगा ना तो नोट के ऊपर छपी हुई मेरी फोटो ही काफी है। अभी आप लोग खुद ही सोच लो कि बिना पैसे के क्या आप केस लड़ा सकते अपना? वकील जितनी बार बुलाएगा उतनी बार फीस मांगेगा। चलती है ना बापू जी की फोटो। वो इतने साल पहले ये बात बोल के गए थे कि जिसके पास पैसा है उसको सब पूछेंगे कि तू कैसा है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसको कोई नहीं पूछेगा। यस, अगर आपके पास पैसा है तो आपका 100 लोग आपके पास आएंगे, सर आपके साथ फ्रेंडशिप करनी है,
जैसे सर ने बोला कि आज पैसा है तो बैंक वाले आते हैं, सर एक अकाउंट दे दो अपना। क्यों आते हैं? पैसा है। यस। कई बार क्या होता है ना, एक लड़का और लड़की की जब सगाई करने के लिए जब लड़का लड़की को देखने के लिए जाते हैं ना, एक बिचौला होता है बीच वाला, जो लड़का और लड़की का रिश्ता करवाता है। अगर लड़का थोड़ा सा काला हो ना, तो लोग पता क्या बोलते हैं? अरे हमको नहीं वहां शादी करनी, लड़का काला कलूटा है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? थोड़ा सा काला रंग नहीं चलता है। पर वही लड़का अगर काला हो, पैसे वाला हो, अच्छी जॉब वाला हो, तो लड़कियां पता क्या बोलती हैं फिर? अरे चलता है, कोई बात नहीं, लड़का चॉकलेटी है। पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। पैसा नहीं हो तो काला कलूटा, अगर पैसा हो तो काला भी चलता है। कोई बात नहीं, कमा रहा है ना, पैसे की बहुत ज्यादा कीमत है। यस। पर पैसा कमाते कमाते ना कभी भी इतने ऊपर भी मत चले जाना कि नीचे आना मुश्किल हो जाए। उसकी जितनी अहमियत है उसको उतनी ही अहमियत दो, पर उसके बिना चलता नहीं भाई। हम जब कहीं पार्टी में जाते थे ना, पहले जैसे किसी की शादी में गए, मान लो कि आज ये वाला ड्रेस पहन के मैं गई कहीं, अगर दूसरी बार किसी और के फंक्शन में वहां पे वही ड्रेस पहन के जाऊंगी ना, तो औरतों की नजर कहीं और जाए ना जाए, मेरे ड्रेस से जरूर जाएगी। क्यों? पिछली बार भी यही पहना था, इस बार भी यही पहना है, इसके पास कपड़े नहीं होंगे क्या? मुझे लोग ऐसा बोलते थे, क्योंकि जब ब्यूसॉफ्ट में काम करते थे ना, तो पैसे नहीं थे पास में, ज्ञान था बहुत सारा, पैसे नहीं थे। पर कहीं भी जाते थे वही ड्रेस अगर पहन के दूसरी जगह चले जाओ तो औरतें ऐसे खुश करती थी, अरे पिछली बार भी यही पहना था, इसका हस्बैंड बड़ा कंजूस है, पैसे भी निकालता अंदर से ना, कपड़े नहीं लेके देता उसको। वो तो मैं जानती थी ना कि मेरा हस्बैंड कंजूस है कि मजबूर है, तो मैं जानती थी। ज्यादातर पता क्या होता है, आदमी कभी औरत की बात नहीं सुनते। मैं टचवुड करती हूँ कि मेरा हस्बैंड आज भी मेरी बहुत बात मानता है। क्यों? क्योंकि मैंने उस टाइम से लेके इस टाइम तक मैंने कभी साथ नहीं छोड़ा। यस। जब कुछ नहीं था तो भी मैं साथ में खड़ी थी, आज सब कुछ है तो भी मैं साथ में ही खड़ी हूँ। जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे उससे बड़ा है। गाड़ी नहीं थी तो आज गाड़ी भी है, ईश्वर की दया से मर्सिडीज बेंज है। माँ बाप को हमेशा ये टेंशन रहती है कि यार बच्चों को एक अच्छे स्कूल में एजुकेशन दिलाएं, अच्छे कॉलेज में बच्चे पढ़ें, जिंदगी में जो करना चाहते हैं वो करें। वो भी हमारे पास सब कुछ है। आज मेरे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे कॉलेज में जाते हैं। वो मैं हमेशा उनको एक ही चीज बोलती हूँ कि बेटा तुम लोग पढ़ाई करो, जो तुम जिंदगी में करना चाहते हो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम है। हमारे बच्चे कुछ भी करना चाहते हैं तो हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि यार पैसे कहां से लाएंगे बच्चों को ये कोर्स करवाने के लिए। इस सिस्टम की वजह से फाइनेंशियल फ्रीडम भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, लाइफस्टाइल भी है। जहां दिल करता है वहां जाते हैं, जो दिल करता है वो खाते हैं। एक टाइम ऐसा था कि खाने को नहीं था, अभी एक टाइम सिस्टम की बदौलत, आप सबकी कृपा से, आप सबके साथ की वजह से ये चूज करना पड़ता है कि आज सुबह ये बनाया था तो शाम को क्या बनाए। सबसे बड़ी बात, इतने अच्छे ग्रेट मेंटर्स आपके सामने ही बैठे हुए हैं, हमारे भाई, ये हमारी टीम में है, पर हमारे बीच में कभी भी ऐसा संबंध नहीं है कि ये हमारे डाउनलाइन में काम करते हैं। हम हमेशा एक फैमिली की तरह रहते हैं। जैसे हम आप सबको बच्चे बच्चे बोलते हैं वैसे ये हमारे भाई बहन। इतने अच्छे रिलेशन इस सिस्टम की वजह से बने। अगर वही गैरेज में होते तो किसी से नहीं रिलेशन होते, क्योंकि पैसा नहीं होता है तो कुछ भी नहीं होता है। यस। अगर इतने अच्छे रिलेशन है लोगों के साथ तो ये सिस्टम की बदौलत है।
सिस्टम में रह के हमने काम किया है। यस, एक स्टोरी याद आ रही है मुझे कि सिस्टम के बीच में रह के कैसे काम करना चाहिए हमें। सिस्टम हमें क्या सिखाता है? आपने बचपन में एक स्टोरी सुनी होगी चिड़ियों की, वो दाना चुगने आती तो शिकारी जाल बिछाता था। जब चिड़िया दाना चुग जाती थी, वो शिकारी को गुस्सा आता था कि यार मेरे वो किसान था, उसके सारे अनाज चुग जाती थी, वो खेत में कुछ उगता ही नहीं था। एक बार उसने दाना डाला चिड़ियों को फंसाने के लिए, जाल बिछा दी। चिड़िया आई दाना चुगने के लिए, उनको क्या पता था नीचे साजिश चल रही है। जैसे वो दाना चुके से उड़ने लगी तो फंस गई। अब क्या करें? छटपटा रही उड़ने के लिए पर उड़ नहीं पा रही। उनमें से एक चिड़िया, उसने सभी चिड़ियों को बोला कि अगर हम आजाद होना चाहते हैं तो मेरा एक दोस्त है पहाड़ी पे रहता चूहा, अगर हम वहां तक पहुंच जाएं तो हम आजाद हो सकते हैं, वो हमारे जाल को काट सकता है। तो सभी चिड़िया एक दूसरे की तरफ देखने लगी कि इतना बड़ा जाल लेके हम उड़ेंगे कैसे। पर एक चिड़िया ने सबको मोटिवेट किया कि जोर लगाओ और साथ में मिलकर हम इस जाल के साथ ही हो जाएंगे। सभी चिड़ियों ने जोर लगाया और जाल को लेके उड़ गई और चूहे के पास पहुंच गया। चूहे ने जाल को काट दिया और वो आजाद हो गए। हमें भी ऐसे एक सिस्टम में बंध के इकट्ठे होके जोर लगाना पड़ेगा। हम भी तभी आजाद हो सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम तभी आ सकती है जब हम इकट्ठे होके जोर लगाएंगे। यस, अकेले अकेले भागेंगे तो कुछ फायदा नहीं है। अपलाइन ने जो कहा है उनका कहाँ मानेंगे? हमें जो सिखाते हैं, हमें जो बताते हैं, वो हमारे भले के लिए बताते हैं, बुरे के लिए कौन बताएगा? अगर मैंने आपकी एंट्री डाली की सीए की तो मैं आपको अच्छा ही बताऊंगी ना, कि आपको मोटिवेट ही करूंगी ना कि आप मार्केट में जाकर ऐसे ऐसे काम करिए, आपका उससे आपका भी अच्छा होगा, आपकी अपलाइन का भी होगा और आपके साथ जुड़ी हुई टीम का भी होगा। यस, हमेशा सिस्टम में रह के ईमानदारी से मेहनत करना। सक्सेस कभी दूर नहीं होती, हमारे नजदीक ही होती है, हमें ढूंढना पड़ता है उसको। यस, और हमेशा अपनी फैमिली का साथ जरूर दें। अगर किसी का हस्बैंड ज्वाइन है तो अपनी वाइफ के साथ ऐसा बिहेव करे, कम से कम ड्यूस ऑफ टीम का, वो उसको साथ में लेके चले, एक से भले दो। यस, अगर लड़कियां हैं तो अपने घर वालों को साथ में लेके चले, कभी किसी के खिलाफ जाके आपको ड्यूस ऑफ नहीं करनी है। यस, साथ में मिलके काम करेंगे तो बहुत दूर तक जाएंगे। यस, और सबका साथ देना है, सबका साथ सबका विकास। यस, लास्ट में इतना कहना चाहूंगी, मैंने चंद लाइनें लिखी हैं कि ये जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, ये जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, उस रब पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो। ईश्वर के ऊपर विश्वास करना है और वक्त का इंतजार करना है और कड़ी मेहनत करनी है। अंधेरा भी छट जाएगा, सुबह जरूर होगी। यस, थैंक यू वेरी मच। अभी आपके सामने ज्वालामुखी आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूं कि सर ने जो भी स्लाइड आपके लिए बनाई है आप उसको गौर से सुने, क्योंकि उससे आपकी जिंदगी बदलने वाली है। उसमें से अगर एक भी पॉइंट आपने इधर बैठा लिया ना अपने दिमाग में, एक भी पॉइंट, तो आप जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंच सकते हैं। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि एक एक पॉइंट कहीं ना कहीं किसी न किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो उस पॉइंट को अपनी जिंदगी के साथ जोड़कर आप उसको सोचना, विचार करना और समझना कि ये क्यों लिखा गया है, ये किसके लिए। यस, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।